हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 1955 का सेक्शन 3 से स्टार्ट होगा। सेक्शन 1 2 आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर दिया हुआ होगा। और आप लोग जो हैं आप लोग अब जो है अपना अपना बेड एक्ट सामने में निकाल लें, ताकि मुझे भी बताने में आसानी रहेगी। और सेक्शन 3 जो है, और ये जो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको कब पार्लियामेंट से इनेक्ट किया गया था, तो उसको 18 मई 1955 से किया गया था। और ये एक्ट नंबर 25 है। ये एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 का है। ठीक है। और सेक्शन 3A हमारा जो है, इसमें कस्टम और यूजेस के बारे में बता रहा है। तो अब हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस सिग्निफाई एनी रूल which having been continuously and uniformly observed for a long time, has often the force of law among Hindus in any local area, tribe, community and group और family। ये कस्टम और यूजेस ये बता रहा है कि कोई भी कस्टम और यूजेस को हम ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी कस्टम को लेके आएंगे और बोलेंगे कि ये हाँ ये मेरा प्रथा है, ये मेरी रूढ़ी है। तो कस्टम का मतलब होता है रूढ़ी, यूजेस का मतलब होता है प्रथा। तो कोई भी चीज़ को तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हाँ ये मेरे घर का रूढ़ी प्रथा है, ये मेरे पूर्वज से चलते, मतलब पहले से चलते आ रहा है। कोई भी तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या बोला गया कि कस्टम और यूजेस जो है वो एक लॉन्ग टाइम से चलते आ रहा है, एक सर्टेन ग्रुप के द्वारा उसको माना गया है, और वो लॉन्ग टाइम से चलते आ रहा है। और उसको कॉन्टिन्यूसली है, जो लगातार चल रहा है। ये नहीं है कि आज चला 2 साल फिर रुक गया, फिर हम उसको स्टार्ट कर दिए, फिर 2 साल रुक गया, फिर 5 साल रुक गया, कि फिर हम स्टार्ट कर दिए कि ये कस्टम है। ऐसा नहीं है, जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है उसको ही कस्टम बोलते हैं। और यूनिफॉर्म होना चाहिए, और वो सर्टेन होना चाहिए, और वो जो है पब्लिक के द्वारा अपोज नहीं होना चाहिए। इसका कुछ वैलिड कस्टम, एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम है, जिसमें ये कहा गया है कि इट मस्ट बी एंसेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि ये कस्टम जो है पुराना होना चाहिए, एंसेंट होना चाहिए। और वो इट मस्ट बी सर्टेन, ये सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इट ये जो है रिजनेबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, पब्लिक के द्वारा इसको अपोज नहीं किया होना चाहिए, और ये कोई भी लॉ को अपोज नहीं करता है। ठीक है, तो उसको ही हम कस्टम मान रहे हैं, इसको ही कस्टम मान रहे हैं। और ये जो है, जैसे लगातार किसी भी रूल को लंबे समय से यूज किया जा रहा है, उससे प्रथा कहा गया है। ठीक है, प्रथा जैसे यूजेस किसको कहते हैं, कोई भी चीज़ है लंबे समय से चल रहा है वो प्रथा हो गया, जिसको यूज में लोग ला रहा है वो प्रथा हो गया। और कस्टम जो है कितने प्रकार के होते हैं? कस्टम जो है तीन प्रकार के होते हैं। लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग कस्टम को और भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। ठीक है, और जैसे कोई और, लेकिन है कि जैसे आप बहुत जगह पढ़े होंगे, क्या ठीक है, ये ठीक है। और जैसे और अगर कस्टम उस जगह का चल रहा है तो हम उसको एक्सेप्शन में मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसका हम 3B में क्या है, 3B में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो जो है कोई भी सिविल कोर्ट के द्वारा और एनी अदर कोर्ट, कोई भी अदर कोर्ट जो है या सिविल कोर्ट जो है, जो गवर्नमेंट जो है के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो उसको नोटिफाई किया जाएगा बाय द ऑफिशियल गजट के द्वारा, गजट के द्वारा जिसको ऑफिशियल अथी करवाया जाएगा, ऑफिशियल गजट उसकी तो जो निकलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पढ़ के सुनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज ए सिटी सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको कहते हैं जो ऐसा है, कोई भी एरिया जिसको सिटी जहाँ पे एक सिटी सिविल कोर्ट हो, और डैट कोर्ट इन एनी अदर एरिया प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन एंड इंक्लूड्स एनी अदर सिविल कोर्ट विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट और बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इन हैविंग द जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स डील्ड विद दिस एक्ट। मतलब यहाँ पे बताया गया ना कि कोई भी एरिया जो है जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिविल कोर्ट स्पेसिफाई कर दे, और ये उसका गजट निकाल के, और जिसमें हर एक मैटर्स उसको डील करने का उसके पास जुडिक्शन हो, उसी को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 1984 में जब फैमिली कोर्ट आया था, और जिसमें से और ये जो फैमिली कोर्ट जो है मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये फैमिली कोर्ट है। ठीक है, अब सेक्शन 3C जो है फुल ब्लडेड एंड हाफ ब्लडेड है।
फुल ब्लडेड और हाफ ब्लडेड जो है, फुल एक देखने से फुल ब्लड हाफ ब्लड लग रहा है। फुल ब्लड का मतलब होता है जो एक ही पेरेंट्स से आते हैं, जिनके फादर मदर सेम होते हैं। हाफ ब्लड होता है जिसके फादर सेम है, मदर अलग है, माँ अलग है, उसको हाफ ब्लड कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। ठीक है, यहाँ पे यही बात बता रहा है कि दो पर्सन जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, वो बाय फुल ब्लड से, जब वेन लिखा हुआ है, वेन दे डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, जब जो है जब जो है जब वो जो पर्सन है वो आपस में वंशज कहलाते हैं, सेम एंसेस्टर, मतलब कॉमन एंसेस्टर मतलब कॉमन फादर। ठीक है, यहाँ एंसेस्टर का मतलब फादर होता है, एंसेस्ट्रेस का मतलब होता है मदर। कॉमन फादर बाय द सेम वाइफ, सेम वाइफ और कॉमन फादर से जो पर्सन होते हैं, जो दो बच्चे होते हैं, दो पर्सन होते हैं, वो आपस में भाई बहन कहलाएंगे या भाई भाई कहलाए, ये बहन बहन कहलाए, वो जो होते हैं फुल ब्लडेड होते हैं। On the hand by the half blooded when they are descended from a common ancestor but by different wives। यहाँ पे ये बता रहा है कि वे जब वो दो पर्सन जो है वो वंशज कहलाते हैं, कॉमन एंसेस्टर सेम फादर, कॉमन एंसेस्टर मतलब सेम फादर, बट बाय डिफरेंट वाइफ, मतलब उसकी वाइफ दो वाइफ रहेगी, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रहेगी तो ही डिफरेंट वाइफ्स होगी। तो एक से ज़्यादा वाइफ रहेगी तो उसके चाइल्ड को हम हाफ ब्लड कह सकते हैं। ये हाफ ब्लड फुल ब्लडेड जो है लीगल वर्ड है। ऐसे तो लोग स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर यूज़ कर रहे थे ऐसे, पर ये हाफ ब्लड फुल ब्लडेड जो है ये लीगल वर्ड है। यूट्रिन ब्लड क्या होता है? यूट्रिन ब्लड ये होता है, वो होता है जिसके फादर अलग रहते हैं, फादर डिफरेंट रहते हैं और मदर सेम रहते हैं। मतलब फादर जो माँ की शादी दो फादर दो 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 पर्सन से हो जाए तो तभी तो फादर अलग होंगे ना। 2% are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestors but by different husband। तो यहाँ पर क्या है कि उस माँ के उस मतलब मदर की दो हस्बैंड होते हैं और उनसे जो बेबी मतलब बॉर्न होंगे वो कहलाएंगे यूट्रिन ब्लडेड। ठीक है, दो दो देखिए, फुल ब्लडेड एक पापा मम्मी, हाफ ब्लडेड सेम फादर डिफरेंट मदर, यूट्रिन ब्लडेड सेम मदर डिफरेंट फादर। इस चीज़ को डिफर अगर इस चीज़ को एक कोई ट्रिक बना लीजिए इसको याद करने का। और इन क्लाउज सी एंड डी एक्सप्लानेशन क्या बोलता है कि इन क्लाउज सी एंड डी एंसेस्टर इंक्लूड्स फादर एंड एंसेस्टर्स इंक्लूड मदर। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन एंसेस्टर्स, इसी के बारे में बता रहा है कि एंसेस्टर का फादर को लिया गया, एंसेस्टर्स मदर के बारे में बताया गया। ठीक है, सेक्शन 3E क्या बोलता है? प्रिस्क्राइब मतलब कोई भी रूल जो है इस अंदर के अंदर है, वो जैसे कैसे बोलते हैं कि ये डॉक्टर के द्वारा ये प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वैसे ही है कि ये प्रिस्क्राइब किया हो, यही सब जो रूल्स है इस अंदर के अंदर दिया हुआ है जिसको मानना हो, जिसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सेक्शन 3F का जो है शपिंग रिलेशनशिप जो है आपको जो है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज का जो है एक कंडीशन भी है, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है ये भी हिंदू मैरिज एक्ट का जो एक कंडीशन है जो सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ठीक है, और शपिंग रिलेशनशिप किसको कहते हैं? अब ये इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि शपिंग रिलेशनशिप किसे कहते हैं। With a separate relationship with reference to any person extend as far as the third generation in the line of ascent through the mother, and the fifth in the line of ascent through the father, the line being traced upward in each case and from the person concerned who is to be counted as the first generation। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि देखिए, ये जो है सपिन रिलेशनशिप, एक मान लीजिए फादर एक हो गया, बच्चा F1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इससे जो रिलेटेड जा रहे हैं ये फादर से जो रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गए आपको हो जाएंगे फादर की तरफ से अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो हो जाएंगे मदर के डायरेक्शन में हो जाएंगे, मदर के डायरेक्शन में आपको हो जाएंगे तीन जनरेशन, ये आपको हो जाएंगे मदर के डायरेक्शन में। सॉरी, इसको 1 2 3 4 5, इसमें आप
ये चीज़ ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, और इसमें आपको ये हटा दीजिए, क्योंकि इसको मतलब फर्स्ट जनरेशन को काउंट करते हुए हमको 3 जनरेशन जाना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सपिन रिलेशनशिप, इसी को बोल रहे हैं हम लोग सपिन रिलेशनशिप। और जो फादर की तरफ से देखो, एक हो गए, एक मान लीजिए हम हो गए, मेरे पापा हो गए, मेरे दादाजी हो गए, फिर परदादा हो गए, फिर उसके उनके दादाजी परदादा के पापा हो गए, वो हो गया 5th जनरेशन। एक हो गया मदर के जनरेशन में हो गया, हम हो गए, मेरी माँ हो गई, मेरी नानी हो गई, ठीक है। वो हो गया आपको 3rd जनरेशन। तो सपिन रिलेशनशिप के अंदर जो है यही तीन जनरेशन आता है, जिसके अंदर जो है शादी नहीं हो सकता। अब आप आ जाइए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे, ठीक है। और यहाँ पे विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज 3rd जनरेशन, ये तो हो गया। सपिन रिलेशनशिप का 2 क्या बोल रहा है, 2 पर्सन आर सेड टू बी सपिंडा विथ ईच अदर इफ वन ऑफ द लिनियस descendant of the other of the limit of sapindalism if they have common lineage descendant who is the limits of the, यही बात बता रहा है। एंड सेक्शन देखिए सेक्शन 3 का जी क्या बोलता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 persons are said to be within the degree of प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 ही पर्सन जब वो डिग्री प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कब आते हैं, तो जैसे कि प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, रोकना, कोई भी चीज़ को रोकना। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या मतलब, 2 पर्सन के बीच में आपस में शादी करने से रोकता है, या फिर वैसे तो या फिर इतना क्लोज रिलेशनशिप रहता है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते। हिंदू लोग में क्या होता है कि कोई अपने फादर से शादी नहीं कर सकता, कोई मदर से शादी नहीं कर सकता, कोई चाचा दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी के से शादी नहीं कर सकता, या फिर कोई लेकिन है कि आपको करना मतलब जैसे कि देखिए इफ़ वन, लेकिन जहाँ पे कष्ट है, जैसे एक जगह है कि मामा अपनी भांजी से, मामा का भांजी को शादी कर सकता है, उसको एकदम पवित्र माना गया है। एक स्टेट में ऐसा है, लेकिन वो चीज़ जो है, कस्टम जो है वहाँ का कस्टम और यूजेस वैसा होना चाहिए तो ही। अब देखिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या कहते हैं कि 2 person are said to be within the degree of prohibited if one is lineal descendant of other, if one of the wife was the wife or husband of a lineal descendant of the other, if one of the wife was a brother of the father, mother, brother of the grandfather, grandmother, brother of the other, if the 2 persons are sisters, uncles, niece, aunt, nephew or children of brother of and sister of the 2 others, for the purpose of the clause 4 F and G relationship includes। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोई भी, इसका बस सिंपल सा आप याद कर लीजिए कि कोई भी अपनी माँ से मतलब स्टेप फादर से, मदर माँ की माँ से, मतलब नानी से, आपको यहाँ तक कि स्टेप ग्रैंडफादर, या फिर आपको सन इन लॉ, डॉटर से, पापा की माँ से, पापा की माँ से, कोई दादी से शादी नहीं कर सकता। वही सब ये सब चीज़ें रिलेशनशिप जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लाउज F and G रिलेशनशिप इंक्लूड क्लाउज, इसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड और एज वेल एज बाय द फुल ब्लड। मतलब ये बोल रहा है कि हाफ ब्लड और फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड जो है वो सब भी आपस में और मतलब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है बाय फुल ब्लड। मतलब ये ऐसा नहीं है कि स्टेप ब्रदर जो है आपस में शादी कर, स्टेप ब्रदर सिस्टर जो आपस में शादी कर सकते हैं, ये बता रहा है। फिर इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, मतलब कोई अवैध संतान जो है, अधर्मज संतान जो है, वो धर्मज संतान से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक तरह से भाई बहन का रिलेशन हो जाता है। रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज ब्लड, कोई भी शादी जो है, जैसे कि कोई किसी के पेरेंट्स के एक बच्चा पहले से है और वो एक बच्चे को पहले से उसके बाद एडॉप्ट कर लिए, वो दोनों भाई बहन भी आपस में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एडॉप्शन से वो बच्चे एडॉप्ट किए हुए हैं। एंड ऑल द टर्म्स इन दिस क्लाउज शॉल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सब जो है सेक्शन 3 का है। और ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, सेक्शन 4 क्या बोलता है, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट सेफ एज द अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन एक्ट इन एनी टेक्स्ट रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, जो भी टेक्स्ट रूल में है, जो भी टेक्स्ट रूल है और जो भी व्याख्या किया हुआ है हिंदू लॉ के अंतर्गत, या कस्टम और यूजेस ऑफ ए पार्ट ऑफ लॉ इन फोर्स, जो भी लॉ भी कस्टम और यूजेस है, वो जो है जो यूज होते आ रहा है, वो जो है अगर
जो मतलब जो ये एक्ट के आने से पहले था, अगर वो कॉन्ट्ररी हो रहा है या वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है अभी के लॉ में, तो उसको तो वो तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले वाला एक्ट को सीज कर लिया जाएगा। ठीक है। एंड एनी अदर लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट सीज टू बी, जो भी इनकन्सिस्टेंट है, जो भी पुराने वाले एक्ट से इनकन्सिस्टेंट है, उसको आपको सीज कर लिया जाएगा। ये जो है मतलब इसके कहने का इतना ही मतलब है कि जो प्रेजेंट में लॉ चल रहा है, अगर वो प्रेजेंट में अगर कोई कानून एक्ट बनता है इसके अंतर्गत, और वो पुराने मतलब एक्ट को अगर वो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट, उसका विरोध कर रहा है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट बन रहा है, तो वो उसको सीज कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। मेरे आप लोगों को कुछ भी, अगर आप लोग को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।